नमस्कार नमस्कार और भाई महानमस्कार। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका अपना भरोसेमंद, दमदार और हां थोड़ा सा मजेदार भी ये है राविश कुमार रिपोर्टिंग। देखिए, खबरें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन हमारी रिपोर्टिंग की बात कुछ और है। यहां मिलेगी सच्ची बात, सीधी बात और कुछ ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, साथ ही थोड़ा बहुत हंसा भी देंगी, क्योंकि राविश कुमार रिपोर्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, सेटिंग नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी और जरूरी खबर की तह तक हम आपके लिए पहुंचे, तो अभी इसी वक्त चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। भारत ने हाल में बांग्लादेश के कुछ नेताओं की भारत विरोधी बयानबाजी को गंभीरता से लिया है और विदेश मंत्रालय ने ढाका में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बयानबाजी और ढाका में भारतीय मिशन के बाहर विरोध प्रदर्शन से सुरक्षा माहौल खराब हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की और साथ ही बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। भारत ने चुनाव को लेकर लगाए आरोपों को भी स्पष्ट रूप से खारिज किया है और कहा है कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले तत्व किसी भी देश के हित में नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से तथ्यों पर आधारित संवाद और सहयोग की अपील दोहराई है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है, जिसमें करीब 58 लाख नाम मिसिंग पाए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम न होना घबराने की वजह नहीं है। जिन मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाए या जिनकी जानकारी में गड़बड़ी है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शिक्षा प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशन आईडी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि या मकान आवंटन दस्तावेज जैसे वैध कागजात मांगे जा सकते हैं, जबकि आधार कार्ड अकेले मान्य नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि सही दस्तावेज देने पर योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा सूची में जोड़े जाएंगे। मणिपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मणिपुर स्टेट काउंसिल से जुड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में ईडी की इंफाल टीम ने याम्बेम, बीरेन और नरेंगबाम समरजीत से जुड़े इंफाल के 5 ठिकानों पर तलाशी ली। याम्बेम खुद को परिषद का मुख्यमंत्री और समरजीत विदेश व रक्षा मंत्री बताता है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 2019 में लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर को भारत से अलग करने की घोषणा की थी। जांच में सामने आया कि सलाई ग्रुप और स्मार्ट सोसाइटी के जरिए 57.36 करोड़ रुपए अवैध रूप से आम लोगों से जुटाए गए। ईडी का कहना है कि यह धन देश विरोधी गतिविधियों और अवैध निवेश में इस्तेमाल हुआ। नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के हालिया आदेश के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार किया, जिसे कांग्रेस ने राहत बताया। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बैलगाड़ी परिवार बताते हुए कहा कि दोनों आरोपी है और बेल पर बाहर है। पार्टी का दावा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हड़पी गई हैं और मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ईडी जांच आगे बढ़ा सकती है। बीजेपी ने कहा कि कोर्ट ने इसे राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं माना। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह केस बदले की राजनीति के तहत बनाया गया और वर्षों की जांच के बावजूद कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इथियोपिया दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक भावुक और यादगार पल उस समय देखने को मिला जब बैंक्वेट डिनर के दौरान स्थानीय सिंगर्स ने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। मेजबान प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा आयोजित इस डिनर में जैसे ही इथियोपियाई बैंड ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी, पीएम मोदी खुशी से झूम उठे और तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए इसे बेहद भावनात्मक क्षण बताया, खासकर ऐसे समय में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से भी नवाजा गया, जिसे उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया।
एक ही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मिडिल ईस्ट यात्राएं भारत की संतुलित और सक्रिय कूटनीति का स्पष्ट संदेश देती है। पीएम मोदी जॉर्डन और ओमान जैसे मुस्लिम देशों के दौरे के जरिए व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही यह संकेत भी दे रहे हैं कि भारत क्षेत्र में सिर्फ सऊदी अरब या यूएई पर निर्भर नहीं रहेगा। दूसरी ओर जयशंकर का इजरायल दौरा सुरक्षा, तकनीक और आतंकवाद के खिलाफ साझा रुख को और पुख्ता करता है। एक तरफ अरब दुनिया, दूसरी तरफ यहूदी देश से संवाद दिखाता है कि भारत टकराव नहीं बल्कि सभी पक्षों से रिश्ते निभाने वाली मल्टीपोलर नीति पर चल रहा है, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह मामला 2014 से बिना किसी ठोस तथ्य के राजनीतिक बदले की भावना से चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईडी और सीबीआई खुद कई बार कह चुकी है कि कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी घंटों पूछताछ की गई। सिंघवी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हास्यास्पद है और केजी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि इसमें कोई लेन देन नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश बताया और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि ईडी को आगे जांच की अनुमति दी गई है। भारत में कैंसर की बीमारी तेजी से गंभीर होती जा रही है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 5 वर्षों में कैंसर मरीजों की संख्या करीब 2 लाख बढ़कर 15 लाख के पार पहुंच गई है। आईसीएमआर नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार 2024 में देश में अनुमानित 15.33 लाख कैंसर मामले दर्ज हुए। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, जहां मरीजों की संख्या बिहार से लगभग दोगुनी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। मेट्रो शहरों में दिल्ली की स्थिति सबसे चिंताजनक है, जहां उम्र समायोजित कैंसर दर मुंबई और कोलकाता से अधिक है। खास तौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। सरकार ने बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खोलने की योजना तेज की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है, जिसमें वे मंच पर एक मुस्लिम महिला का बुर्का हटाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर विपक्ष पहले से हमलावर था। तभी यूपी सरकार के मंत्री संजय बरानवाला निषाद की आपत्तिजनक टिप्पणी ने मामले को और भड़का दिया। निषाद ने कहा कि अगर नकाब छूने पर इतना बवाल है तो कहीं और हाथ लगाते तो क्या होता, जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। समाजवादी पार्टी की ओर से इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई। बढ़ते विरोध के बीच संजय निषाद ने सफाई देते हुए माफी मांगी और कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बयान का किसी महिला समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव घोषित होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना के ऐलान के बाद गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। एनसीपी और शिवसेना के बीच संभावित युति को लेकर मुंबई में अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के शरद पवार के साथ आने पर बड़ा फैसला संभव है। उधर बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना 125 सीटों से कम पर समझौते को तैयार नहीं है। चाचा भतीजे शरद और अजित पवार के बीच हालिया मुलाकातों ने भी सियासी अटकलों को हवा दी है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस ईडी कार्यालय के खिलाफ मोर्चा निकालने की तैयारी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब होने के आरोपों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से माफी की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब का हवाला देते हुए कहा कि अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय से नेहरू से संबंधित कोई भी दस्तावेज गायब नहीं हुआ। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि जब संसद में सच्चाई सामने आ चुकी है तो क्या सरकार और आरोप लगाने वाले नेता अब माफी मांगेंगे? दरअसल बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लोकसभा में सवाल किया था कि क्या 2025 के निरीक्षण में नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब पाए गए। इसके जवाब में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि कोई दस्तावेज गायब नहीं है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला नेहरू और गांधी परिवार को बदनाम करने की राजनीतिक कोशिश थी। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरकार और आलोचकों को जवाब दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी बर्लिन में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया की 120 प्रगतिशील पार्टियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राहुल विदेश जाकर घूमते नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति, लोकतंत्र और वैश्विक मुद्दों पर प्रभावशाली नेताओं से गंभीर चर्चा करते हैं। खुर्शीद ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे करते हैं तो उस पर सवाल नहीं होते, फिर राहुल गांधी के जाने पर हंगामा क्यों? उन्होंने कहा कि विदेश में लोकतंत्र पर बोलना राहुल गांधी का अधिकार है। अगर देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है तो उस पर बात होगी ही। सरकार को सच स्वीकार करना चाहिए या साफ कह देना चाहिए कि राहुल गांधी विदेश जाकर सच न बोले। मनरेगा को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय के साथ सब बदलता है वाले बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। पीएम मोदी ने कैबिनेट में कहा कि योजना के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है और महात्मा गांधी, विंगो राम दोनों ही पूजनीय है। साथ ही राज्यों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार को गांधी के विचारों और गरीबों के अधिकारों से नफरत है। राहुल ने कहा कि मनरेगा गांधी के ग्राम स्वराज्य का प्रतीक और करोड़ों ग्रामीणों की जीवन रेखा है, जिसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नया ढांचा रोजगार, राज्यों की भूमिका और मजदूरों की सुरक्षा पर सीधा हमला है, जिसका वह गांव से संसद तक विरोध करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने अपनी किताब अटल संस्मरण में बड़ा खुलासा किया है। टंडन के मुताबिक साल 2002 में बीजेपी चाहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति बने और लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाले। हालांकि वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि बहुमत के दम पर किसी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति बनना संसदीय लोकतंत्र के लिए गलत परंपरा शुरू करेगा। इसके बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर एपीजे दोबी अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। किताब में अटल आडवाणी के मजबूत रिश्तों, नीतिगत मतभेदों के बावजूद आपसी सम्मान और संसद हमले के बाद सोनिया गांधी से हुई संवेदनशील बातचीत का भी जिक्र किया गया है। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा गैलरी का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक गलियारे में अब देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें और उनके अदम्य साहस की जानकारी प्रदर्शित की गई है। पहले यह ब्रिटिश दौर के एडीसी अधिकारियों की तस्वीरें लगी थी, जिन्हें हटाकर अब भारत के वीर सपूतों को सम्मान दिया गया है। यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय गौरव, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने का प्रतीक मानी जा रही है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। यह दीर्घा आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देगी। लोकल बॉडी चुनावों से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। अब नामांकन पत्र स्वीकार या रद्द करने पर चुनाव अधिकारियों का फैसला अंतिम होगा और इसके खिलाफ अदालत में अपील नहीं की जा सकेगी। इसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 में संशोधन करते हुए अध्यादेश लाने की सहमति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अदालती देरी खत्म होगी और चुनाव समय पर कराए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक राज्य की 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव 31 जनवरी तक कराना अनिवार्य है। दिल्ली पुलिस में खाली पदों को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद प्रकाश चिकबैरेक ने राज्यसभा में सवाल उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 30 नवंबर 2025 तक दिल्ली पुलिस के कुल 44 स्वीकृत पदों में से करीब 9,248 पद खाली है, यानी लगभग 9% पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार के मुताबिक शीर्ष स्तर के सभी पद भरे हुए हैं, लेकिन मध्य और निचले रैंकों में रिक्तियां ज्यादा है।
डीसीपी एडिशनल डीसीपी के 60 पदों में 13, एसीपी के 365 में 125, सब इंस्पेक्टर के 887 में 139 पद खाली है। सबसे ज्यादा कमी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर पर है। सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है और रिक्तियों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर वह हरदोई रोड स्थित नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित संग्रहालय का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत म्यूजियम ब्लॉक के निरीक्षण और तीनों प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करने से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 65 एकड़ में फैले इस परिसर में 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं, एम्फीथिएटर, मेडिटेशन सेंटर और पार्क विकसित किए गए हैं। प्रशासन के मुताबिक कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से करीब 3 लाख वोटरों के नाम कटने वाले हैं। उनका आरोप है कि ये वोट बीजेपी के नहीं है और इन्हीं के दम पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जीत मिली। पाठक ने कहा कि अगर एसआईआर पर समय रहते सही तरीके से ध्यान दिया गया होता तो सपा कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने दावा किया कि सपा 90% तक वोट डलवाती है, जबकि बीजेपी 50-55% तक ही पहुंच पाती है। वहीं अखिलेश यादव पहले ही एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट कटवाने के आरोप लगाते रहे हैं। इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है।